कोटे के अंदर कोटा एक वर्गीकरण करना, माना जाए कि आपसी आपसी मतभेद पैदा करना, यही लग रहा है। यही करेंगे कि नौकरी के लिए, सरकारी सेवा के लिए ये लोग निकालेंगे, सीट सीट क्रिएट करेंगे। फिर आगने वाला जनरेशन मेरा धोबी तो रहेगा, लेकिन धोबी रहने के बाद वो उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा कि वो पढ़ाई लिखाई कर पाए। अगर ये लोग धुआं अगर निकला है तो कहीं न तो कहीं ये लोग इतना जल्दबाजी में कुछ काम करते नहीं हैं, पहले ये लोग प्रयोग करते हैं। अगर सब लोग शांत हो जाए, सब लोग चुप हो जाए तो ये लोग चुपचाप कर लेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिशत है भारत में, हम लोग लड़ने के लिए काफ़ी हैं। सभी लोगों के न्याय के लिए वो बात करें और इस पे तत्काल अपनी तरीके से एक ठोस जो है कदम उठाएं और एसटी एससी के जो संविधान के द्वारा जो उनको दिया गया है, कानूनी जो अधिकार दिया गया है, जो संविधान में जो उनको अधिकार दिया गया है, पूरी तरीके से उसको संरक्षित करने का उपाय वो करें। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एससी एसटी आरक्षण में आरक्षण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत जो है वो गर्म है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने नफे और नुकसान के हिसाब से बयानबाजी जो है वो कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए दो शख्स हैं। पहले तो हम बात जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो शख्स हैं विनोद रजक, जो कि पटना आर्ट एंड कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और दूसरी तरफ जो है एडवोकेट राहुल यादव, पटना हाईकोर्ट में वकील के तौर पर जो है वो 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम विनोद रजक से जानेंगे और पूरे मामले को समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला आता है, उसके बाद से ही बिहार में सियासत जो है वो गर्म हो जाती है। एनडीए दो खेमों में बढ़ जाता है। एक तरफ है जीतन राम मांझी, तो दूसरी तरफ है चिराग पासवान, और तीसरी तरफ केंद्र सरकार ने ये लगभग कह दिया है या तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो लागू नहीं होगा, यानी कि कोटा में कोटा जो है वो नहीं दिया जाएगा। विनोद सर, कैसे देखते हैं आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, और उसके बाद जो एक तरह से पूरी तरीके से सियासत हुआ, उसे फैसला कैसे देखते हैं? उसके बाद हम आगे सवाल करेंगे। सबसे पहले आप सभी को जय भीम। और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। जो बाबा साहब ने संविधान में कमज़ोर वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की, वो अस्पृश्यता के आधार पर की। और मौजूदा समय में जो बात निकल कर बाहर आ रही है कि कोटे के अंदर कोटा एक वर्गीकरण करना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब हम लोग एक ही लोग हैं, हम लोग छुआछूत से ग्रस्त रहे हैं और अभी भी ये पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे हालात में जो आरक्षण का मुख्य आत्मा था, सोल था, उसको छोड़ करके ये लोग कुछ और की तरफ बात लेकर के जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से इसको माना जाए कि आपसी मतभेद पैदा करना, यही लग रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे समाज में, बिहार में अनुसूचित जाति में कम से कम 21 से 22 जाति हैं, जिसमें कि 6 जाति चर्चित है। और जो 6 जाति चर्चित है, जो सरकारी सेवा में भी आए हैं, लेकिन बहुत नहीं आए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि जो लोग 5000 वर्ष से गिरे हुए थे, पड़े हुए थे, जिनके पास शरीर में शक्ति नहीं था, बीमार थे, आज अगर वह उठकर खड़ा होना चाह रहा है, तो आज जिस तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उसके आधार पे लोग चाह रहे हैं कि जो थोड़ा सा उठकर खड़ा होना चाहा है, उसको फिर से कैसे नीचे गिराया जाए। जो हमारे भाई हैं, जो हमारे अपने खास भाई हैं, बंधु हैं, आपसी मतभेद करके इनको 2 भागों में बांट दिया जाएगा। 6 जात अलग हो जाएगा और बाद बाकी 21 जात में से जो बचता है वो अलग हो जाएंगे। और ना ही उनके आप नाम भी पूछेंगे तो सभी लोग समाज में और भी जाति से रूबरू तक भी नहीं है। तो आप ऐसे हालात में अगर आप सोचिए कि अगर कोटा के अंदर कोटा का वर्गीकरण कर दिया जाए, तो सरकारी सेवा में अगर उनके लिए जो सीट निर्धारित किया जाएगा, तो उस कोटा में तो इनको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे नहीं। जब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे ही नहीं, तो फिर ये लोग किस तरीके से उस सीट को फुलफिल अप करेंगे? ऐसे भी बैकलॉग में काफ़ी सीट चल रहा है। तो इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि 13 पॉइंट रोस्टर की तरह, जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर में पढ़े लिखे लोगों को
महाविद्यालय विश्वविद्यालय से दूर रखना, ताकि ये अपने समाज के लोगों को जगा न सके, उनको उनका अधिकार न दिला सके। इसी को तर्ज मानते हुए इन लोगों ने अपना एक प्रयोग किया है कि जो लोग लड़ने वाले लोग हैं, जो छौ जाति, जिसके पास थोड़ा सा खाने का अनाज आया घर में, समाज में तो इज्जत नहीं है, लेकिन खाने का थोड़ा सा अनाज आया और कुछ लिखना पढ़ना चाह रहा है तो उस खेमा को अलग कर दिया, और बाद बाकी लोग जो लोग नहीं लड़ सकते हैं उनको अलग कर दिया। धीरे धीरे करके ये लोग यही करेंगे कि नौकरी के लिए, सरकारी सेवा के लिए ये लोग निकालेंगे, सीट सीट क्रिएट करेंगे, और उस कोटे में इनको लोग मिलेंगे नहीं। लोग मिलेंगे नहीं इसलिए कि वो तो अभी तक पढ़ना लिखना सीखे नहीं है, लोग तो उस जात का नाम तक भी लोग नहीं जानता है, उनका कहीं अपना निजी आवास भी नहीं है, कुछ घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे ये लोग कि 3 बार निकालेंगे, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, और तीसरी बार तक में इनको एक भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा। और फिर क्या हो जाएगा, जिस तरीके से रोस्टर का आधार होता है कि 3 बार नहीं मिलता है तो उसको फिर से लोग अनरिजर्व कैटेगरी में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर कर देंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, तब तो हमारा कोई भी भाई बंधु नहीं आएगा ना, फिर वो जनरल कैटेगरी में चला फिर जाएगा। फिर वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। और फिर वैसे लोग आकर के नौकरी पेशा में भरेंगे, और जो हमारे मात्र 6 जाति हैं तो परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा फिर तो हमको तो कुछ परसेंट ही नहीं बचेगा। मतलब 16% है शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का, और 1% है बिहार में अनुसूचित जनजाति का। हाँ, ठीक है। और इसमें से जो ये कोटा में जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट देने का, उसमें कितना क्या हो रहा है, अगर विस्तार से अगर आप बात करें? देखिए, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर में था, हाँ। तो उसमें जो 6 सीट था, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों अनारक्षित था। इसके बाद एक ओबीसी का था, और फिर से अनारक्षित था, और फिर से शेड्यूल कास्ट था। तो कम से कम 13 लोगों का जब बहाली निकलेगा तो उसमें एक शेड्यूल कास्ट आएगा, एक ओबीसी आएगा, बाद बाकी सब अनरिजर्व आएगा। अगर शेड्यूल कास्ट में भी अगर आप देख रहे हैं, अगर उनको कोटा के अंदर कोटा वर्गीकरण करके अगर दिया जाएगा तो क्या होगा कि परसेंटेज और भी घट जाएगा, और जब और भी परसेंटेज घट जाएगा तो उस समाज के लोग मिलेंगे भी नहीं। जब हायर एजुकेशंस में लोग मिलेंगे ही नहीं तो अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए कौन आएंगे? क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि पुराना विचारधारा हो, सारा आरक्षण समाप्त कर दे, और समाप्त करने के बाद फिर से जो पुराना वर्ण व्यवस्था की तरह लोगों से काम लेना था, काम करवाएंगे ये लोग। और उस तरीके से फिर से जो है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जानवर से मनुष्य का संज्ञा दिलवाया था और उसके लिए वो लड़े थे, फिर से हम लोग जानवर की तरह हो जाएंगे, और फिर से हम लोग पारंपरिक कार्य में वापस हो जाएंगे। जैसे हम धोबी समाज से हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, अगर हम मान लीजिए हम प्रोफेसर हैं, लेकिन आगने वाला जनरेशन मेरा धोबी तो रहेगा, लेकिन धोबी रहने के बाद वो उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा कि वो पढ़ाई लिखाई कर पाए, खा पी पाए भरपेट, या किसी के लिए कुछ कर पाए? हो सकता है कि कुछ भी ना हो उसके पास में। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाए कि धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद पूरा का पूरा आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और इसमें इन लोगों का कब्जा होगा। और ये लोग जिस तरीके से पुराने समय में राज करते थे, लोगों को अपना बंधुआ मजदूर की तरह काम लेते थे, जानवर की तरह लेते थे, बस वैसा ही होगा। क्योंकि विनोद रजक सर जो हैं प्रोफेसर हैं और एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि अगर एजुकेशन में ही, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि अगर वैकेंसी निकलती है, भरते हैं, तो उपयुक्त कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है, क्योंकि कैटेगरी अगर रहेगी तो उन्हीं के लिए रहेगी, तो फिर 3 बार उनको मौका दिया जाएगा, नहीं मिला तो फिर वो जनरल के पास जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं दलितों को है, और इसी की आप चिंता जता रहे हैं। चिंता जता रहे हैं हम, क्योंकि चिंता, अगर हम हायर एजुकेशन में हैं और हमने भी आरक्षण से ही आया है, अगर बाबा साहब का आरक्षण नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते? हम लोग अपना पारंपरिक कार्य कर रहे होते, हम लोग अपना पैतृक कार्य कर रहे होते, यहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाते। अगर यहाँ आए तो हमारा भी दायित्व है, हमने भी आरक्षण का ही खाया है, हमने भी आरक्षण का खाया है, तो हम तो इसका कर्ज तो अदा करेंगे ना। जो मेरा फर्ज है वो तो फर्ज हम अदा करेंगे। हम अपने समाज के लोगों को जगाएंगे, जगाना चाहेंगे। और हमारे भी समाज के कुछ लोग हैं ऐसे कि पता नहीं क्या सोचते हैं, वो अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर जमात के बारे में सोचेंगे, अगर जाति से उठ के बात करेंगे, जब जमात की बात करेंगे तो सब तो मेरा भाई है ना। कोई भाई कमजोर है, अगर विपक्ष चाहेगा कि हम उसको अपने कब्जे में लेकर के इसी के विरुद्ध खड़ा करें, तो सरकार यही कर रही है ना। जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? यही कर रही है। जब कुछ वार्तालाप हुआ, लोग को लगा कि जो है इसके लिए लोग उठ के खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये फैसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसके इशारा पे चल रही है? अभी मौजूदा समय में आप देख लीजिए, ये लोग प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट तो प्रयोग करते नहीं है। ये लोग प्रयोग में भी जो अच्छे अच्छे जगह हैं, जो सम्मानित जगह हैं, उनको बैकडोर से ये लोग करते हैं, क्योंकि पुराना इतिहास रहा है सर्वोच्च न्यायालय का।
हम लोग भी देखते आए हैं। हाँ, तो लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में कोटा में कोटा वाला जो आरक्षण है वो होगा नहीं, मतलब लागू होना नहीं है बस ये, लेकिन 100% समाप्त ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग धुआं अगर निकला है तो कहीं न कहीं ये लोग इतना जल्दबाजी में कुछ काम करते नहीं हैं, पहले ये लोग प्रयोग करते हैं। अगर सब लोग शांत हो जाए, सब लोग चुप हो जाए तो ये लोग चुपचाप कर लेंगे। आपको ये डर है कि भले ही केंद्र सरकार की तरफ से आया है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा 2 महीने बाद ही चांस है, चाहिए या हो 4 सकता महीने है, बाद ही चाहिए? हो सकता है, क्योंकि इनका जो रहता है योजना कोई एक दिन का नहीं होता, तत्कालिक योजना नहीं होता। आज ये लोग बीज बो दिए हैं, आने वाले समय में इनके लोग इतने मजबूत हैं, ये लोग किसी न तो किसी तरीके से ये लोग प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान तो हम लिख रहे हैं, इसमें सब कुछ लिख रहे हैं और प्रोसेस से लिख रहे हैं, ढंग से लिख रहे हैं और पूरे भारत के सभी जाति, सभी नागरिक, सबके हित में हम लिख रहे हैं। लेकिन जो इसको यूज करेगा, जो इसको अंगीभूत करेगा, वो उस व्यक्ति का अपना विवेक पर भी निर्भर करता है कि ये वो किस तरीके से करता है। तो जो लोग हैं, जो ऊपर के पद पे बैठे हुए हैं, तो वो अंगीभूत कर रहे हैं, ऐसे अंगीभूत कर रहे हैं कि हम लोग आए दिन परेशान रहते हैं। मेरा एक सवाल ये होगा कि देखिए जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं और भी नेता बोल रहे हैं, उसमें जो आपके समाज के ही लोग हैं वो भी थोड़े, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूज हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसको लेकर सही मैसेज उन तक नहीं पहुंच रहा है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो फैसला आया है वो सही है या गलत है उनके हिसाब से? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? देखिए, ये लोग तो काफ़ी ऊपर के लोग हैं, फिर भी हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज के लोग हैं, तो हम उनके बारे में ये कहना चाहेंगे कि आप अपने तक मत सोचिए। समाज के जो निचले पायदान में जहाँ जाने से आदमी साँस रोक लेता है, आप उसके बारे में भी सोचिए। आप हमारे कॉलेज के बगल में ही जाके डोमखाना है, आप जाके वहाँ देखिए कि किस तरीके से लोग रहते हैं। तो आरक्षण उसके लिए भी है ना, जो हमारे धोबी घाट पे लोग काम कर रहे हैं, आरक्षण उसके लिए भी है ना। जो चमार है, डोम है, दुसाध है, मुसहर है, पासी है, आप जाकर के देखिए कितने परसेंट लोग आगे निकले हैं, कुछ नहीं निकल पाए हैं, कुछ नहीं निकल पाए हैं। तो ऐसे स्थिति में इन लोगों को चाहिए कि उस बस्ती में जाएँ, थोड़ा एंटीबायोटिक पावर बढ़ा लें पहले, क्योंकि इनके पास ये लोग सुखी संपन्न लोग हैं। एंटीबायोटिक पावर बढ़ा लें और जो हमारे अपने भाई बंधु हैं, सहोदर भाई बंधु हैं, उनके पास में जाएँ, उनके बस्ती में भी जाएँ और जाके उनका हालत देखें। इसके बाद अपने दिल से पूछें, जो उनका आत्मा का आवाज़ होगा, आप देखेंगे उस समय में इनके बात में भी परिवर्तन होगा उस समय में जाकर के। राहुल यादव जी, आप वकील हैं, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से बिहार में इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान हमारे देश को जो एक बहुमूल्य संपत्ति के तौर पे प्रदान की गई थी, समरस समाज बनाने की परिकल्पना बाबा साहब ने देखा था, जिसमें सभी समाज के लोग इस देश में संविधान के नीचे और तमाम तरह के जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए वो रहेंगे भाईचारे के साथ। लेकिन वर्तमान जो मोदी की सरकार है, जब से इस देश में आई है, संविधान की तमाम जितने भी जो बाबा साहेब के द्वारा जो इस देश के नागरिकों को, इस देश के जो निचले पायदान पे जो नागरिक हैं, उनको जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, उन सभी सुविधाओं को वो धीरे धीरे जो है काटने की साजिश में लगे हुए रहते हैं। पिछले वर्ष 13 रोस्टर पॉइंट को लेकर भी इस देश में तमाम आंदोलन हुआ था, उनके आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। और फिर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसी तरीके का 13 रोस्टर पॉइंट की तरह ही इस बार भी वो जो है फिर से जो निचले पायदान में जो लोग आते हैं, जिन्हें कई वर्षों से, कई शताब्दियों से जिन्हें न्याय नहीं मिला है, जिनके न्याय के लिए जो आरक्षण की सुविधाएं इस देश में लागू की गई थी, उन आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। कि क्या साजिश है? तो जिस तरीके से ओबीसी को तोड़ा गया, ओबीसी में जिस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया था इंदिरा सहनी केस के द्वारा, और 9 बेंच की वो पीठ थी, तो फिर भी जो अभी का जो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आया है वो 6 बेंच का है। तो इस पर तो हम लोग रिव्यू में जा ही सकते हैं। हम 6 बेंच का ये ऑर्डर है, हम लोग 9 बेंच में जा सकते हैं, बेंच का फिर से पुनर्गठन कराया जा सकता है।
तो इसपे तो हमारा जो कंसर्निंग है वो गवर्नमेंट पे का जो इस पर नजरिया रहा पिछले दिनों, हमारा आपत्ति उस पर है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो इस पर कंसर्न नहीं दिखा रही है। इस देश में जो निचले पायदान में जो बैक बेंचर्स जो यहाँ सोसाइटी हैं उनके लिए उनकी क्या सोच है वो दिख रही है। वो तो अभी जो विरोध का जो स्वर पूरे देश में जो उठा है, हम ओबीसी भाई लोग भी बिल्कुल पूरी तरीके से एसटी एससी लोगों के साथ में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से ओबीसी का बंटवारा हुआ। डिवाइड एंड रूल की जो ये साजिश चल रहे हैं अंग्रेजों की तरह, तो सतर्क हैं, पूरे देश की जनता सतर्क है और वो चाहते हैं कि जो इस समता मूलक समाज में, समरस समाज में जो भाई हमारा पिछड़ा हुआ है उसको कैसे आगे लाया जाए, उसके न्याय के लिए इस देश के सभी लोग सजग हैं और इस आदेश के खिलाफ हम लोग आगे भी जाएंगे और हम लोग कोर्ट में भी इसको जीतेंगे। और हमारा अपील है मोदी गवर्नमेंट से कि सभी लोगों के न्याय के लिए वो बात करें और इस पे तत्काल अपनी तरीके से एक ठोस जो है कदम उठाएं और एसटी एससी के जो संविधान के द्वारा जो उनको दिया गया है, कानूनी जो अधिकार दिया गया है, जो संविधान में जो उनको अधिकार दिया गया है, पूरी तरीके से उसको संरक्षित करने का उपाय वो करें। आगे एक बात और भी बताना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिशत है भारत में, हम लोग लड़ने के लिए काफ़ी हैं। सिर्फ खाली सजग अगर हम लोग हो जाएंगे, हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये लोग जो चाह रहे हैं ना कि इसको 2 भाग में डिवाइड करके कमज़ोर कर दे और ताकि ये लड़ ना पाए हमसे, तो इस भ्रम में ना रहें कोई भी लोग, क्योंकि हम लोग के साथ में भारत के और भी लोग हैं और भी प्रजाति के लोग हैं जो इनसे त्रास्त रह चुके हैं। सभी लोग मिल के हम लोग लड़ेंगे और जो मनुवादी विचारधारा के थ्रू चाहते हैं कि थोपे और थोपने के बाद सबको ध्वस्त कर दे, शिक्षा नीति को भी समाप्त कर दे, तो ये इनका नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। अरे हम लोग तो चाह रहे थे बस खाली कि हम लोग को भी रहने दिया जाए, हम लोग भी रहेंगे आपके साथ मिलजुल करके, आप भी मनुष्य हैं हम भी मनुष्य हैं, तो मनुष्यता की बात भूल गए। और जो कुछ लोग हैं जिन लोगों का आपने नाम बताया, अपने सुख में और अपने समृद्धि में अपने भाइयों को भूल गए। हम याद दिलाना चाहते हैं उनको कि अपने दिल में झांके और अपना पुराना इतिहास देखें कि कहाँ से आए हैं, किस समाज से आए हैं और अपने समाज का उत्थान कैसे हो। कोई भी जाति, दुनिया का कोई भी जाति हो, अपने जाति के लिए लड़ता है। इन लोगों का कम से कम अंदर से आवाज़ आए और ये लोग भी जागृत हो जाएं।